पिछले वीडियो में हमने आपको उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मिशन प्रेरणा समग्र शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों के लिए तैयार 3 हस्त पुस्तिकाएं, जिन्हें आप मॉड्यूल भी कह सकते हैं, के बारे में वृहद चर्चा की थी। जिसमें पहला मॉड्यूल था ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल था आधारशिला मॉड्यूल और जो तीसरा मॉड्यूल था वो था शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। सबसे पहले हमारी जो चर्चा है वो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर चल रही है, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ध्यानाकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण, दूसरा भाग है लर्निंग आउटकम एवं आकलन, तीसरा भाग है कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ एवं तकनीकी और जो चौथा भाग है वो है परिशिष्ट। पहले भाग पे हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो पे। आज हम भाग 2 पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि है लर्निंग आउटकम एवं आकलन। तो मेरा आपसे निवेदन है कि भाग 2 को देखने से पहले आप जो पिछला वीडियो है जिसमें हमने भाग 1 के बारे में चर्चा की थी उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज चर्चा करते हैं भाग 2 लर्निंग आउटकम एवं आकलन। तो देखिए, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में जो भाग 2 है उस पर जिन बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं वो कौन कौन से बिंदु हैं। देखिए, भाग 2 है लर्निंग आउटकम एवं आकलन। तो इसमें जो बिंदु हैं जिन पर चर्चा होगी वो है, पहला बिंदु है लर्निंग आउटकम अवधारणा, कि हम समझेंगे कि लर्निंग आउटकम की अवधारणा क्या होती है, लर्निंग आउटकम एक्चुअली होता क्या है। जो दूसरा बिंदु है वो है अधिगम स्तर में अंतर, लर्निंग गैप्स, कि अक्सर ये देखा गया है कि कक्ष शिक्षण के दौरान जो अलग अलग बच्चे होते हैं उनका जो अधिगम स्तर होता है उसमें अंतर होता है, लर्निंग गैप्स होते हैं, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तीसरा बिंदु है सीखने के स्तर का आकलन, कि आप कैसे आकलन करेंगे, जो भी आपने कक्षा शिक्षण में पढ़ाया है उसका आकलन आप कैसे करेंगे। चौथा जो बिंदु है वो है बच्चों का चिन्हांकन, जब आप सीखने के स्तर का आकलन कर लेंगे तो आप बच्चों का चिन्हांकन कैसे करेंगे। और जो सबसे अंतिम बिंदु है जिस पर आज बात होगी वो है आधारभूत शिविर ऑब्लिक ध्यानाकर्षण शिविर। तो चलिए बिंदुवार चर्चा की जाए। सबसे पहले जो भाग 2 है लर्निंग आउटकम एवं आकलन, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं हर बिंदु की संक्षेप में चर्चा करता हूं। अगर आपको पढ़ना है तो आप यहां पे पढ़ सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं डिटेल में पढ़ने लगूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको संक्षेप में जो हर बिंदु है उनके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि लर्निंग आउटकम एवं आकलन क्या होता है। परिषदीय विद्यालयों में अध्यापक अलग अलग कक्षाओं को पढ़ाते हैं, जिनके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम, अलग अलग पुस्तिकाएं और कार्य पुस्तिकाएं निर्धारित होती हैं। इन सभी शिक्षण सामग्रियों का निर्धारण बच्चों की आयु, कक्षा और दक्षता, जिसे आप स्किल कहते हैं, के अनुसार होता है। और कक्ष शिक्षण के बाद बच्चा अगर इन दक्षताओं को प्राप्त करता है तो हम कहते हैं कि बच्चे ने निर्धारित लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है। देखिए, लर्निंग आउटकम इस बात पे भी बल देती है कि शिक्षक ही नहीं जाने इन बातों को कि जो बच्चे हैं उन्होंने निर्धारित लर्निंग आउटकम को प्राप्त किया है कि नहीं किया है। जो अभिभावक हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा जिस कक्षा में पढ़ रहा है, जिस भी विषय को पढ़ रहा है, उसके लिए जो निर्धारित लर्निंग आउटकम्स हैं उनको बच्चे ने प्राप्त किया है कि नहीं किया है। अगर आपको याद हो, जब लर्निंग आउटकम का प्रशिक्षण बीआरसी पे हुआ था तो आप सभी लोगों को एक लीफलेट्स प्रोवाइड करवाया गया था, जिसमें कक्षावार और विषयवार ये निर्धारित था कि बच्चा जिस स्पेसिफिक कक्षा में पढ़ता है, जिस भी विषय को पढ़ता है, तो उसमें निर्धारित लर्निंग आउटकम्स थे, जिससे अभिभावक भी जान सके कि हमारा बच्चा जिस कक्षा में है और जिन भी विषयों को पढ़ रहा है उन विषयों का जो निर्धारित लर्निंग आउटकम्स है वो बच्चा जानता है कि नहीं जानता है। देखिए, लर्निंग आउटकम की अवधारणा को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर कुछ बिंदु हैं। आप इन बिंदुओं के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि लर्निंग आउटकम की अवधारणा होती क्या है। देखिए, इसमें सबसे पहला है कि लर्निंग आउटकम बच्चों को प्राप्त दक्षता का मूल्यांकन करने और शिक्षकों को आगामी शिक्षण संबंधी दिशा प्रदान करने पर बल देता है। कि जो लर्निंग आउटकम होता है, बच्चे ने जिन दक्षताओं को सीखा है उसका मूल्यांकन, जिसके हिसाब से शिक्षक एक स्ट्रैटेजी बनाए कि आगे कैसे काम करना है। दूसरा बिंदु है परिणाम आधारित लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षक अपने सोच, ज्ञान व अनुभव के आधार पर शिक्षण विधियों, नवाचारों एवं आईसीटी का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। देखिए, बच्चों से लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षक स्वतंत्र होता है कि वो चाहे तो वो किन्हीं भी शिक्षण विधियों का, नवाचारों का और आईसीटी का प्रयोग वो स्वतंत्र रूप से कर सकता है बच्चों से स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम निकलवाने के लिए। इसी तरह से ये और भी बिंदु हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो जो लर्निंग आउटकम की जो अन्य अवधारणाएं हैं उन्हें भी आप जान सकते हैं। चलिए अब दूसरे बिंदु पे बात किया जाए। दूसरा बिंदु है अधिगम स्तर में अंतर, लर्निंग गैप्स। देखिए, अधिगम स्तर 2 तरह के होते हैं, एक होता है वास्तविक अधिगम स्तर और एक होता है कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर। देखिए, जो वास्तविक अधिगम स्तर होता है वो क्या होता है कि जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है कि जैसे कक्षा 8 में आप किसी बच्चे को गणित पढ़ा रहे हैं, तो अगर बच्चा कक्षा 8 में गणित पढ़ रहा है तो प्रश्न ये उठता है, क्या बच्चे ने कक्षा 7 तक की जो गणित की मूलभूत दक्षताएं थीं उन्हें प्राप्त कर लिया है कि नहीं कर लिया है।
तो अगर ये प्रश्न अगर सामान्य तौर पे सभी शिक्षकों से पूछा जाए तो सबका उत्तर होगा कि ना, कि बच्चे ने कक्षा 7 की जो गणित है वो उसको पूरी आती है, उसके जो सारे लर्निंग आउटकम्स हैं वो उनको प्राप्त करता है, तो हम सभी का उत्तर ना में होगा। और ऐसा ही अन्य विषयों में भी होगा, हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, या और अन्य विषय हैं तो उनमें भी यही प्रश्न उठता है कि अगर बच्चा कक्षा 8 में पढ़ रहा है तो क्या उसने कक्षा 7 की जो दक्षताएं थी उन्हें प्राप्त कर लिया है, तो सभी का उत्तर ना में होगा। यही होता है वास्तविक अधिगम स्तर। और जो कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर है वो ये है कि बच्चा जिस भी कक्षा में पढ़ता है उस कक्षा के अनुसार जो स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स हैं क्या बच्चा उनको जान चुका है। तो अगर वास्तविक अधिगम स्तर और कक्षानुरूप जो अपेक्षित अधिगम स्तर है इसमें अगर कोई गैप आता है, इसमें कोई अंतर आता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अधिगम स्तर में अंतर या लर्निंग गैप कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे या आप क्या करेंगे। तो इसमें देखिए 3 बिंदु दिए हुए हैं, जिसमें पहला लिखा है क्या आप इस स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए सामान्य शिक्षण करते रहेंगे। दूसरा है क्या पाठ्यक्रम को पूरा करना ही आपका उद्देश्य होगा। और तीसरा बिंदु है या फिर आप ऐसी स्थिति में अधिगम स्तर के अंतर को कम करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ऊपर के दोनों बिंदु तो सर्वथा गलत है। हाँ, जो तीसरा बिंदु है या फिर आप ऐसी स्थिति में अधिगम स्तर के अंतर को कम करने का प्रयास करेंगे, तो ये उचित है। हर शिक्षक यही कार्य करेगा कि जो लर्निंग गैप आ चुका है उसे कम करने के लिए हर शिक्षक प्रयास करेगा। अब आइए अगले बिंदु पे बात करते हैं, सीखने के स्तर का आकलन। देखिए एक प्रश्न उठता है कि आप बच्चों की जो प्रगति है उसका आकलन कैसे करते हैं। तो सामान्यतः सभी का जो उत्तर होता है कि हम सत्र परीक्षाएं कराते हैं, हम अर्धवार्षिक परीक्षाएं कराते हैं और वार्षिक परीक्षाएं करवाते हैं, जिसके माध्यम से हम बच्चों का जो स्तर है उसका आकलन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कहा गया है यदि कोई बच्चा किसी परीक्षा में 50 में से 40 अंक को प्राप्त करता है तो क्या आप बता सकते हैं कि उसे क्या नहीं आ रहा है। क्या प्राप्तांक को देखकर आप बता सकते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा या बच्चे ने उस विषय में कक्षानुरूप किन किन मूलभूत दक्षताओं को प्राप्त कर लिया है। देखिए जो अंक आधारित मूल्यांकन होता है वो बच्चों की जो वास्तविक स्थिति होती है उसको नहीं बता पाता है। वो केवल ये बताता है कि बच्चे ने 60%, 70% और 80% अंक प्राप्त किए हैं, और इससे माना जा सकता है कि बच्चे ने लगभग इतने प्रतिशत पाठ्यक्रम को समझ लिया है। और अगर किसी अध्यापक में जिज्ञासा है कि बच्चे का जो ये कम परसेंटेज आया है या जितने कम परसेंटेज आया है वो किसकी वजह से आया, तो वो उसकी उत्तर पुस्तिका की जांच कर सकता है और ये देख सकता है कि बच्चे को क्या नहीं आया। तो सीखने के स्तर के आकलन में यही कहा गया है कि जो बच्चों का अंक आधारित आकलन है उसके अलावा भी आप कम से कम ये जानने की कोशिश करें कि जो बच्चे का कम अंक आया है वो किस आधार पर आया है, आखिर पाठ्यक्रम में वो कौन सा भाग था जिसे बच्चा नहीं जान सका है। शैक्षिक स्थिति के आकलन के बाद अब बात आती है बच्चों के चिन्हांकन की। तो देखिए बच्चों का चिन्हांकन करने के लिए यहाँ पर कुछ बिंदु हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु है शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी कक्षा 3 से 8, आपको पता है कि जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है वो कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए बनाया गया है, में जब बच्चा प्रवेश लेता है तब आरंभिक परीक्षण के माध्यम से प्रत्येक बच्चे के वर्तमान अधिगम स्तर को पता लगाया जा सकता है। इससे आपको बच्चों के अधिगम स्तर में अंतर का पता चल जाएगा। फिर आप आवश्यकता अनुसार अपनी शिक्षण योजना बनाकर अधिगम स्तर के अंतर गैप को कम करने का प्रयास करेंगे। देखिए जब बच्चों का नया नया एडमिशन होता है तो उस समय आप आरंभिक परीक्षण करके जो बच्चों का जो गैप है, जो लर्निंग गैप है कि कौन सा बच्चा कितना जानता है, इस बात को आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं और अपनी एक शिक्षण योजना बनाकर आप इस पे काम कर सकते हैं कि जो बच्चों का जो लर्निंग गैप है उसे कैसे कम किया जा सकता है। देखिए आरंभिक परीक्षण करने के लिए आपको एक आकलन प्रपत्र बनाना होगा, जिसमें पिछली कक्षाओं का जो लर्निंग आउटकम है, ये जो आकलन प्रपत्र होगा वो उसके आधार पर बनाया जाएगा। जैसे कक्षा 8 के लिए अगर आप कोई आकलन प्रपत्र बना रहे हैं तो उसमें कक्षा 1 से 7 तक के प्रश्न होंगे और ये आपको पहले से निर्धारित करना होगा कि आप किस लर्निंग आउटकम का प्रश्न बना रहे हैं। प्रश्न बनाते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक व तर्कात्मक प्रश्न शामिल हों। कुल प्रश्नों का 20% प्रश्न ज्ञानात्मक, 50% बोधात्मक, 20% अनुप्रयोगात्मक और 10% तर्कात्मक प्रश्न होने चाहिए। इसमें इस बात का ध्यान देना है कि यह आवश्यक है कि प्रश्नों की संख्या अधिक न हो ताकि बच्चे उन्हें आसानी से हल कर सकें। भाषा हिंदी व अंग्रेजी में मौखिक, लिखित व पढ़ने से संबंधित प्रश्न आप रख सकते हैं। आरंभिक परीक्षण के उपरांत यहाँ पर समूह का निर्धारण करना है, जिसमें पहला बिंदु है कि परीक्षण के उपरांत बच्चों की उत्तर पुस्तिका को पहले से तैयार कुंजी के आधार पर जांचें तथा अंक प्रदान करें कि जो भी आपने प्रश्न बनाए हैं और उनके लिए जो निर्धारित आपका जो लर्निंग आउटकम था और आपने जो अंक निर्धारित किए थे हर प्रश्न के, उसके आधार पर जो आरंभिक परीक्षण था उसे आपको जाँचना है।
उत्तरों के लिए 0, 1, 2 या 3 अंक प्रदान करने हैं। यह कार्य आरंभिक परीक्षण के 2 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। कि हर प्रश्न पे जो अंक हैं उनका जो निर्धारण है कि हर प्रश्न के लिए आपको 0, 1 या 2 या 3 अंक देने हैं और ये कार्य आरंभिक परीक्षण के 2 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। दूसरा बिंदु है, कक्षा के सभी बच्चों की एक सूची तैयार कर लें जिसमें प्रत्येक प्रश्न के सापेक्ष उनका प्राप्तांक दर्ज हो। कि आपको एक सूची बनानी है हर बच्चे की कि उसने जिस विषय में जितने भी अंक प्राप्त किए हैं उनकी एक सूची बननी चाहिए। तीसरा बिंदु है, जिस प्रश्न में 3 अंक मिले हैं उसका अर्थ यह है कि बच्चे को वह लर्निंग आउटकम पूर्णतया प्राप्त है। जिसमें 1 या 2 अंक मिले वह उसे आंशिक रूप से प्राप्त कर रहा है। तथा जिसमें 0 अंक मिले, फिर अगला बिंदु है, जिन लर्निंग आउटकम में 0, 1 या 2 अंक मिले हैं उस पर उन बच्चों के साथ शिक्षकों को और कार्य एवं सहयोग करने की आवश्यकता है। ऐसे बच्चों की सूची अवश्य बना लें। तो देखिए एक यहाँ पर एक तालिका बनी हुई है, एक उदाहरण दिया हुआ है। देखिए पहले क्रम संख्या, फिर बच्चे का नाम है, फिर देखिए विषय हिंदी में जिन लर्निंग आउटकम के आधार पर जो प्रश्न बनाए गए थे वो प्रश्न है। फिर ऐसे ही गणित विषय पर लर्निंग आउटकम के आधार पर जो प्रश्न बनाए गए थे वो प्रश्न है। तो देखिए जैसे राजेश लड़का है, जैसे पहला लड़का राजेश है, उसने हिंदी विषय में जो पहला लर्निंग आउटकम है वर्णों को पहचान रहा है। तो देखिए इसमें इसने 3 अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि वो हर वर्ण को अच्छे से पहचान सकता है। यानी कि जो वर्णों से संबंधित जो दक्षता है राजेश उसमें निपुण है, इसलिए उसको 3 अंक मिले हैं। तो ऐसे देखिए आगे 1 अंक पे मिला है, 0 अंक पे मिला है। तो 0 अंक का मतलब आपको बता दिया है कि वो बिल्कुल भी उस विषय के बारे में नहीं जानता है। 1 या 2 अंक मिलने का मतलब है कि वो आंशिक जानता है, और 3 अंक मिलने का मतलब है कि वो पूर्णतया उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करता है। सूची बनाने के बाद आपको यहाँ पर बच्चों के 3 समूह बनाने हैं, समूह ए, समूह बी और समूह सी। समूह ए में वो बच्चे आएंगे जिन्होंने 2 या 3 अंक प्राप्त किया है, समूह बी में वो बच्चे आएंगे जिन्होंने 1 अंक प्राप्त किया है, और समूह सी में वो बच्चे आएंगे जिन्होंने 0 अंक प्राप्त किया है। तो हर समूह के हिसाब से फिर आगे की रणनीति बनानी है। आपके पास लिस्ट पहले से ही है कि बच्चों ने किन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है या जिन प्रश्नों में उन्हें 0 अंक प्राप्त हुए हैं। तो उस हिसाब से फिर आपको ये प्लान करना है कि बच्चों को उन लर्निंग आउटकम्स की प्राप्ति कैसे करवाई जाए। देखिए आरंभिक परीक्षण करने के बाद जब आप सूची को तैयार कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि किन बच्चों ने किन किन लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त किया है कि नहीं किया है। यानी कि आप बच्चों को चिन्हित कर लेते हैं, उनके जो मूलभूत लर्निंग आउटकम्स हैं जिन्हें उन्होंने प्राप्त नहीं किया है आप उन्हें भी जान लेते हैं। देखिए अब बात करते हैं आधारभूत शिविर ध्यानाकर्षण शिविर की, जो अंतिम बिंदु है। देखिए अभी तक जो भी कार्य आपने किए, चाहे आपने आरंभिक परीक्षण किया, चाहे आपने सूची तैयार की है, तो उस सूची के आधार पर आपको पता चल जाता है कि बच्चों ने किन स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त किया है कि नहीं किया है। अंक भी ये बताते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि जो ऊपर आपने जो समूह बनाया है, इन समूहों के लिए एक 50 कार्य दिवस का एक योजना बनाना है, और जिन बच्चों ने जिन जिन लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त नहीं किया है उसके लिए आपको कार्य करना है। इसे ही ध्यानाकर्षण शिविर कहा जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।